हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज की क्लास होने वाली है लॉज ऑफ मोशन पर। चाहे आपका लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम या फिर एक्शन रिएक्शन लॉ हो या फिर फ्रिक्शन पढ़ना हो, आज की क्लास के बाद आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस क्लास में अटेम्प्ट करने वाले हैं। एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.physicsradar.com पर जाएंगे तो आप जैसे ही मोर पर क्लिक करोगे, फ्री रिसोर्सेज पर जाओगे तो फ्री रिसोर्सेज पर हमारे पास सारे चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हैं, है ना, वन शॉट सीरीज के। तो आप चैप्टर पर क्लिक कीजिए, उस टॉपिक का आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं, दो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। पहला टॉपिक है बच्चों मोमेंटम और दूसरा टॉपिक है इनर्शिया। मोमेंटम और इनर्शिया दोनों को जैसे आप एक्सप्लेन करोगे तुरंत आपको लॉज क्लियर हो जाएंगे। जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ मोशन, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन दी बॉडी। अब अगर मोशन है इसके अंदर तो इसमें वेलोसिटी भी होगी, यानी कि इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी आ गई, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम में क्या हो गया, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो P वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू वी वेक्टर। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम होता है। इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकंड दिख रहा है आपको, और इसकी डायमेंशन की बात करें तो mlt -1 होता है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में इसके ग्राफ पूछ लिए जाते हैं। कौन से ग्राफ? जैसे हमारे पास मान लो इन्होंने कहा कि मास और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बनाओ जब हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है। तो P किसके बराबर है बताओ बच्चों, mv। तो m किसके बराबर हो गया, P अपॉन v। तो m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगर हम क्या कर दे बताओ, P हमारा कांस्टेंट हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्व कैसा आता है, इस तरह का आता है। सही है। P और M के बीच में ग्राफ बताओ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आएगा, P और V के बीच का बताओ तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्राफ आपसे पूछा गया है। तो ये होता है मोमेंटम, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन। अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन नहीं है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो मोमेंटम जीरो होगा। दूसरा पोर्शन है इसके अंदर इनर्शिया। इनर्शिया किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं करेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है। एक बात और ध्यान रखना, इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बट मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप ये सोच रहे हो कि इनर्शिया इज इक्वल टू मास तो आप गलत हैं। इनर्शिया मेजर ऑफ मास होती है, मास पे डिपेंड करती है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि इनर्शिया का मतलब मास है। ठीक है, तो मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी बट इनर्शिया इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है, इसीलिए इनर्शिया को तीन तरह से हम कैटेगराइज कर लेते हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करेगा। दिस इज इनर्शिया। मतलब किसी बॉडी की एबिलिटी है जो कि मोशन के स्टेट को चेंज होने से रजिस्ट करती है, या फिर कह सकते हैं कि उस स्टेट को मेंटेन करती है, उससे हम बोलते हैं इनर्शिया। ये मास पे डिपेंड करती है, बट मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। अब जैसे ये कुछ एग्जांपल आपको दिए हुए नीचे, एक सज्जन व्यक्ति थे, बस में खड़े हुए थे, फोन चला रहे थे, मस्त आप देख रहे हो इनके हाथ में फोन भी नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब ये फोन चला रहे थे, अचानक से क्या हुआ, बस रुकी हुई थी, अचानक से ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया। अब एक्सेलरेट कर दिया तो पहले बस थी रेस्ट में, ये सज्जन व्यक्ति भी क्या थे, रेस्ट में थे। अगर ये रेस्ट में थे तो इनके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। अचानक से बस आ गई मोशन में तो मोशन बस में हो गया, बट ये किसमें थे, रेस्ट में, यानी कि इनको पीछे की तरफ को एक जर्क लगेगा। ये क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यही सज्जन व्यक्ति थोड़ी देर के बाद इन्होंने अपनी बॉडी को भी रेस्ट की जगह मोशन में ले आया, क्योंकि बस मूव कर रही थी, तब भी हाथ में फोन इनके नहीं हट रहा था, लगातार हाथ में फोन चला रहे थे। अचानक से ड्राइवर ने लगा दिए ब्रेक लगाया तो इनको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा, आगे की तरफ जो झटका लगा
तो क्या हुआ, इनके हाथ से फोन भी छूट गया। ठीक है, तो ये जो था इनर्शिया ऑफ मोशन था। ऐसे ही कोई भी कार है जब ये टर्न लेती है तो आपने नोटिस किया होगा हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स महसूस होता है, उसे हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए? ऐसे ही कभी भी ग्राइंडर पर आप देखा होगा जो स्पार्क्स होते हैं वो जनरेट होते हैं वो सर्कुलर मोशन में। जब भी कोई ग्राइंडर होगा, कटर होगा, तो उसमें जो स्पार्क निकल रहे होंगे ना, चिंगारियां निकल रही होती हैं, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल रही होती हैं। वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया को हमने तीन तरह से कैटेगराइज किया। फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये मेजर ऑफ मास होता है, क्वांटिटी ऑफ मास होता है, नहीं क्वांटिटी ऑफ नहीं, मेजर ऑफ मास होता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर को तो मास बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मोमेंटम है जो कि मोमेंटम क्वांटिटी ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है, जो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये दोनों पॉइंट क्लियर हैं तो अब हम बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कौन सा है बताओ? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज दिए और आधे से ज्यादा फिजिक्स इन 3 लॉज में सिमट गई। सोच के देखो न्यूटन कितने ज्यादा विजनरी थे, बहुत ज्यादा दिमाग था उनके अंदर। उनके अंदर सबसे बड़ी चीज थी चीजों को यूनिफाई करने की। यूनिफाई करने का मतलब है सारे कंसेप्ट को एक ही लॉज से एक्सप्लेन करने की प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं यूनिफाई करना। इसीलिए उनको बहुत बड़ा क्रेडिट दिया जाता है न्यूटन को। न्यूटन ने मोशन को एक्सप्लेन किया 16th सेंचुरी में, और 16th सेंचुरी में डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं था, बस उनके मैथमेटिकल कंसेप्ट इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे कि आज तक हम उनको गलत नहीं कर पाए। ठीक है, तो न्यूटन ने हमें बहुत बड़ा एक तरह से कहते हैं ना कि एडवांसमेंट की तरफ लेके गए। आज हम लोग जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो अगर न्यूटन ने ना दिया होता वो लॉज, वो रूल्स, तो हम इतने एडवांस आज नहीं हो पाते। अब कहोगे कुछ बच्चे कि सर न्यूटन है तभी तो पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज क्या ही पढ़ना पड़ता। वो डिस्कवर नहीं करते तो कोई और करता, या फिर हो सकता है हम अभी तक इतने एडवांस नहीं हो पाते। ठीक है, तो आप चाहते हो क्या जंगल में पत्ते पहन के रहना? नहीं ना। आजकल आप स्नैपचैट, इंस्टाग्राम बढ़िया से एकदम दबा के यूज कर रहे हो। अगर वो दबा के यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो टेक्नोलॉजी का क्रेडिट तो जाता ही है ना साइंटिस्ट को। ठीक है, तो विदाउट ज्यादा बातें नहीं करते, बहुत बातें हो गई अब, है ना। हमें वन शॉट में कंप्लीट भी तो करना है। बाद में तुम कहोगे सर इतना लंबा लेक्चर हो गया, कैसे हम देखें? तो ज्यादा बातें नहीं होंगी इन लेक्चर्स में, सीधे पॉइंट टू पॉइंट हमारी बात होगी। लॉज ऑफ मोशन हमारे 3 है। पहला लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ मोमेंटम, और तीसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। पहली चीज, इन तीनों लॉज को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि इन तीनों के स्टेटमेंट और एप्लीकेशन दोनों आते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि ऑल द बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन until और unless any external force does not act on it। मतलब अगर कभी भी किसी बॉडी पर अगर एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं लगाएंगे, F एक्सटर्नल कितना है बताओ? 0, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी बॉडी के स्टेट को मेंटेन्स क्या करेगा? मेंटेन्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट, मोशन और रेस्ट। समझ गए इस चीज को? रेस्ट और डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो उस केस में बॉडी के मोशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई बॉडी अगर मूव कर रही तो वो मूव करती रहेगी, कोई बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उस डायरेक्शन में मूव करती रहेगी, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये पहला लॉ था, न्यूटन फर्स्ट लॉ। दूसरा लॉ था लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ मोमेंटम कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। क्या मतलब हुआ कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने यहां वेक्टर लगा दिया। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, हमें पता ही है बच्चों, k इंटू dp वेक्टर अपॉन dt वेक्टर। एक्सपेरिमेंट के थ्रू k की वैल्यू कई बार एक्सपेरिमेंट हुए बहुत सारे और 1 निकल के आई, मतलब कितना हुआ? dp अपॉन dt। अभी हमने पढ़ा था बच्चों मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब कुछ कहेंगे कि सर भाई आपको पता ही होगा m कांस्टेंट है और हम b को अंदर ले लें तो ये आ जाएगा। गलत है वो। अगर आप सोच रहे हो कि बच्चों हमारे पास F इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ है तो गलत हो आप।
F इक्वल्स टू ma एक कंडीशन है सेकेंड लॉ की, और वो क्या कंडीशन है वो भी हम देखेंगे। देखो सबसे पहले F इज इक्वल्स टू स्केलर फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर मास हम ले लें, मास, तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt चेन रूल से, और ये क्या हो जाएगा बताओ, v dm अपॉन dt। बट अगर हम मास को कांस्टेंट मान लें, इफ m इज कांस्टेंट, तो इस केस में dm कितना हो जाएगा, 0, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0, तो f किसका आ जाएगा बताओ, m db ओवर dt, और db ओवर dt क्या होता है, a। समझ गए इस चीज को? ये एक कंडीशन होती है जब हमारा मास 0 होता है, अदरवाइज नहीं। आप कभी भी एग्जाम में मत लिख के आना कि F इक्वल्स टू ma हमारा सेकेंड लॉ होता है। ये सेकेंड लॉ का एक रिजल्ट है, वो भी कब, जब हमारा मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो उस केस पे हमारी कभी भी फोर्स हमारा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी डाउट यहां तक नहीं आ रहा होगा। आ रहा है? कमेंट बॉक्स में डालो, नेक्स्ट क्लास में जरूर कवर करेंगे हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हमें सबको पता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो रिटर्न में थप्पड़ तो मिलेगा ही मिलेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड समटाइम्स ज्यादा ही मिल जाता है ना, वो डिपेंड करता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं रिटर्न में वो आप बोल नहीं सकता है ना। देखो, तो लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या कहता है कि जितने भी एक्शन दोगे, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट एक बात दिमाग में बिठा के रखना कि जो एक्शन और रिएक्शन होते हैं वो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। जैसे मैं अगर मान लो कि इस बोर्ड पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया इस बोर्ड पे, और ये बोर्ड मेरी बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है? ऐसे अगर होता कि भाई एक ही बॉडी पे लगते, आपको कुछ लोग बेवकूफ बनाएंगे। जैसे एक बॉडी है, इसने मान लो दूसरी बॉडी पे लगाया 5 न्यूटन, तो रिएक्शन कितना मिला, 5 न्यूटन। कुछ लोग कहेंगे कि सर नेट फोर्स कितना हो गया, 0। नेट फोर्स 0 हो गया तो बॉडी कभी मोशन में आनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये 5 न्यूटन की रिएक्शन क्या होगी बताओ, सेकेंड बॉडी पर होगी। इसीलिए हमारी एक्शन रिएक्शन बराबर होते हैं। ठीक है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको तीनों लॉज क्लियर हो चुके होंगे। तो ये थे हमारे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आप खुद देखो कि भाई न्यूटन ने सारे मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 3 लॉज दिए। ये नहीं कि इसका लॉ अलग, इसका लॉ अलग, इसका लॉ। इसीलिए न्यूटन को बहुत बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। बड़ा मतलब हाइट नहीं 20 फुट की थी, नॉलेज वाइज बहुत दिमाग था उनके अंदर। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग फोर्स। हमने पढ़ा और फोर्स की कई सारी कंडीशन देखी। तो अगर देखा जाए इस नेचर के अंदर कितने टाइप के फोर्सेस होते हैं, तो टोटल हम इस फोर्सेस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है कि दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स से अर्थ और मून अट्रैक्ट हो रहे हैं, मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? दूसरा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बंधे होते हैं, बट प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्शन होना चाहिए। वो क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उसके बांध के रखता है। तो विद इन द न्यूक्लियर रीजन जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या मतलब है? दो चार्जेस के बीच में, मैग्नेट्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद आता है हमारा लास्ट में वीक न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता होगा कि कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनके अंदर से कंटिन्यूअसली अल्फा बीटा गामा रेज निकलती रहती हैं। उनके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। हम डिवाइड तो, कैटेगराइज तो फोर्स को कई तरह से कर सकते हैं, बट मेनली 4 ही फोर्स है। कौन कौन से याद रखना? सबसे पहले ग्रेविटेशनल, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स। समझ गए? यानी कि फोर्स को हम 4 तरह से कैटेगराइज कर रहे हैं। बट मैकेनिक्स में हम लोगों को फोर्स को और तरह से भी पढ़ना पड़ेगा। फोर्स को बहुत डिटेल में समझेंगे। फोर्स हमने पढ़ा किसके बराबर है? dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पता है फोर्स की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब ये जो फोर्स है क्या? ये एक एक्सटर्नल है, पुश है या पुल है? एक्सटर्नल पुश और पुल है, जिसके कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ रिजल्ट है। क्या? कि ये इनिशिएट करेगा या फिर अटेम्प्ट करेगा मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। कोई बॉडी रुकी हुई है तो हो सकता है कि ये बॉडी को मोशन में ले आए। ठीक है? या फिर ये किसी मूविंग बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा, रोक देगा।
समझ गए? या तो चेंज कर देगा मोशन को या फिर उसके मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगा। समझ गए इस चीज को? तो ये होता है हमारा फोर्स, ये एक एक्सटर्नल पुश या फिर पुल होता है। ओके बच्चों, इन फोर्सेस को हम और तरह से कैटेगराइज करें इससे पहले आपको वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो इन चारों का जो रेशियो होता है वो 10 टू द पावर 39 रेशियो 10 की पावर 13 रेशियो 10 की पावर 2 रेशियो 1 होता है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से वीक न्यूक्लियर फोर्स 100 टाइम्स बड़ा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 टू द पावर 13 टाइम्स बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 टू द पावर 39 टाइम्स बड़ा होता है। समझ गए ना इस चीज को? तो ये कहानी है हमारी किसकी बच्चों? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर की। अब कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जो टाइम डिपेंडेंट होते हैं। ऐसे फोर्सेस जो टाइम पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स। यानी कि इंपल्स जो होता है बच्चों ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी टी। समझ गए? कहां से कहां तक? T1 से T2। यानी कि पहले फोर्स T1 टाइम पे कुछ और था, T2 टाइम पे कुछ और था, T3 टाइम पे कुछ और था। इसीलिए मान लो F फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मान लिया F इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 न्यूटन। ये एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है तो इसे हम बोलेंगे, इसे इंपल्स कहलाते हैं। यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगेगा तो उसे इंपल्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों? इंपल्स। इंपल्स का मतलब एफ डॉट डी टी। अच्छा एक बात और समझ लो क्या कि I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ की जगह क्या हम लोग डी पी ओवर डी टी लगा सकते हैं? हाँ या ना? इंटू डी टी, डी टी डी टी हट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी पी। इंटीग्रेशन ऑफ डी पी का मतलब कितना हुआ? P2 माइनस P1, या फिर कह सकते हो डेल्टा पी, या फिर समझ सकते हो इंपल्स का मतलब है बच्चों चेंज इन मोमेंटम। क्या मतलब है इंपल्स का? मतलब चेंज इन मोमेंटम, और इसी को हम बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स एक टाइम डिपेंडेंट फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। क्लियर है? समझ गए? उसके बाद आते हैं सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है ऐसे फोर्सेस जो दोनों बॉडीज के बीच में लग तो रहे हैं बट उनके जो सेंटर से लाइन ज्वाइन हो रही है उन पे लग रहे हैं। जैसे मून और अर्थ के बीच में सेंट्रल फोर्स लगता है। होता क्या है कि भाई इसके सेंटर से इसके सेंटर को लाइन ज्वाइन करो तो अलोंग द लाइन ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उसे हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। एक बॉडी दूसरी बॉडी के सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसी के अलोंग जब फोर्स लगता है तो उसे हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। बट अगर ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नहीं लगेगा तो वो नॉन सेंट्रल फोर्स हो जाएंगे। उसके बाद होते हैं कुछ फोर्स जो होते हैं वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स। वेलोसिटी कम तो फोर्स कम, या ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स चेंज हो जाएगा। ये होता है विस्कस फोर्स। एग्जांपल के लिए विस्कस फोर्स क्या कहता है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, ये एक लिक्विड में जिसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है वो v वेलोसिटी पे जा रही है, तो उस केस में इस पे विस्कस फोर्स लगता है F इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर v के बराबर। यानी कि जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। समझ गया ना इस चीज को? ये हमारा विस्कस फोर्स आ गया जो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। कुछ होते हैं पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स। पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या हुआ? F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर चेंज तो F चेंज। ठीक है? ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स। तो ये क्या है? पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं। तो फोर्स को समझने के लिए हमने क्या कहा? फोर्स इज द एक्सटर्नल पुश और पुल जो कि किसी बॉडी को जो रेस्ट में मोशन में ला सकता है। कोई बॉडी मोशन में है तो रेस्ट में ला सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, या फिर ऐसा करने की कोशिश कर सकता है। समझ गए? इस फोर्स को हमने 4 तरह से फंडामेंटल फोर्स में कैटेगराइज किया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ देख ली हमने 10 टू द पावर 39 रेशियो 10 टू द पावर 13 रेशियो 10 की पावर 2 रेशियो 10 की पावर 0। उसके बाद देखा कुछ फोर्सेस होते हैं जो फोर्सेस हमारे लगते हैं
टाइम डिपेंडेंट होते हैं, जैसे इंपल्स जो कि टाइम पर वेरी करेंगे। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। कुछ फोर्सेस होते हैं सेंट्रल फोर्सेस, ऐसे फोर्सेस जो दो बॉडीज के बीच में लग रहे होंगे और उन बॉडीज के जो लाइन ज्वाइन कर रही है, सेंटर की लाइन ज्वाइन कर रही है, उसी के अलोंग लग रहे होते हैं। कुछ फोर्सेस हमारे वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। वेलोसिटी पे डिपेंड करने का मतलब विस्कस फोर्स हो गया 6 पाई ईटा आरबी, इसको स्टोक्स लॉ भी बोला जाता है। उसके बाद कुछ फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं बच्चों पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स, यानी कि अगर मासेस की या चार्ज की पोजीशन चेंज कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी चेंज हो जाएगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता ही होगा, F = gm1m2/r², और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को 12th में आप लोग पढ़ोगे, दैट इज F = k(q1q2)/r²। कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी कहानी हमारी फोर्सेस की। अब हम जब मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स में कुछ कॉमन फोर्सेस हम लोग कंसीडर करेंगे। मैकेनिक्स में कुछ कॉमन फोर्सेस हम कंसीडर करेंगे, वो कौन कौन से हैं। जैसे पहला फोर्स होगा वेट। हर एक बॉडी, जैसे ये बॉडी है हमारे पास, मान लो कोई बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ हमेशा अपनी तरफ को खींच रही होती है एक फोर्स से। उस फोर्स की वैल्यू होती है m इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अब कौन लगा रहा है? ग्रेविटी, इसीलिए किसके बराबर? mg। यानी कि वो फोर्स जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना हुआ? mg। ये हमेशा कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मान लो बच्चों, यहां पे एक डायग्राम समझते हैं हम लोग। मान लो ये अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ पे एक ऑब्जेक्ट बच्चों यहां रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट? यहां रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका जो वेट है हमारा वो कहां लगेगा? ये वेट जो है हमारा लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, इधर लगेगा। बट यही ऑब्जेक्ट अगर मैं उठा के बच्चों, यही ऑब्जेक्ट आपका यहां से हटाकर मान लो यहां रख दिया जाए, तो अब वेट कहां लगे कोई बताएगा? अब लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। अगर यही ऑब्जेक्ट उठा के यहां से बच्चों इधर ले आया जाए तो उस केस में वेट कहां लगेगा? ऊपर। तो जो बच्चा ये सोच रहा था कि वेट हमेशा नीचे की तरफ लगता है, वो गलत है। वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। अब कुछ बच्चों को ऐसा तो लग रहा कि हम अर्थ के अंदर रहते हैं, नहीं भाई, अर्थ के हम ऊपर वाले सरफेस पे रहते हैं, है ना। उस सरफेस के सेंटर की तरफ को ही वेट लगता है। क्लियर है? mg के बराबर होता है। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का मतलब है जब भी किसी भी स्प्रिंग को हम खींचेंगे, एक्सटेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे, तो उस केस में आप, ये हमारे पास ये इनिशियल पोजीशन थी, इसको हमने कंप्रेस किया, मान लो क्या किया? कंप्रेस। तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी जो कि वापस रिस्टोर करने में इसमें मदद करेगी। यानी कि जितना ज्यादा आप इसे कंप्रेस करोगे, एक्स डिस्टेंस हमने कितना कर दिया बताओ? कंप्रेस कर दिया, तो जो F होगा बच्चों वो हमेशा ही माइनस ऑफ एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे आप इलोंगेट करोगे, कम इलोंगेट किया तो रीस्टोरिंग फोर्स कम लगेगा, ज्यादा इलोंगेट कर दिया तो रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा लगेगा। इसीलिए F किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल्स टू माइनस का kx के बराबर होगा। क्लियर है? समझ गए? तो ये कहानी है हमारी स्प्रिंग फोर्स की। ये कंप्रेशन में भी लगता है, ये इलोंगेशन में भी लगता है, टेंशन में भी लगता है। समझ गए? तो ये होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। ओके, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टेंशन या फिर पुल फोर्स। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट में खींच रहे होंगे, मतलब जैसे यहां पे कंप्रेशन किया था स्प्रिंग के केस में, ऐसी कोई रोप है बंधी हुई है, उसे हम खींच रहे हैं, है ना, इलोंगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर जो फोर्स लगता है उसे हम टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन बोलते हैं। और लास्ट में रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होगा, अच्छे से समझ लेना। रिएक्शन, जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी तो उन दोनों के सरफेस के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि हमेशा पुश फोर्स होगा। पुश फोर्स मतलब ऊपर की तरफ, अब एक तरफ लगेगा, और ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे ये बॉडी थी, ये एक सरफेस पर रखी हुई है, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो कहां है? इसके परपेंडिकुलर लग रही है, ठीक है। ऐसे ये बॉडी इंक्लाइंड हो गई, तब भी जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहां लगेगी? ऊपर की तरफ। ऐसा नहीं कि ऊपर लगा देंगे, नहीं, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगती है। तो वेट मतलब टुवर्ड्स द सेंटर जो लग रहा है वो, स्प्रिंग फोर्स इलोंगेशन या कंप्रेशन में जो आया वो। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बच्चों? तीसरा फोर्स टेंशन, यानी कि खिंचाव, जो खींच रहे हैं वो टेंशन हो गई। उसके बाद लास्ट में था तो नॉर्मल रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन। एक बात और ध्यान रखना, जो वेइंग मशीन होती है वो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन ही मेजर करती है, वेट मेजर कभी नहीं करती वो।
जो वजन नापने की मशीन होती है वो हमेशा ही नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, ना कि वेट। ओके बच्चों, जैसे जैसे आता जाएगा क्लियर होता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे फोर्सेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। बताओ बच्चों, समझ गए या नहीं? समझ गए ना? अब ये बात आती है कि सर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कैसे करोगे? तो बात करते हैं, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल पर है, और यहां पर एक मास है वो इस तरह पे रखा हुआ है। तो एक बात याद रखना कि इन्हें कैसे सॉल्व करना होगा। देखो, सबसे पहले आप क्या बनाओ, नॉर्मल रिएक्शन बनाओ। कहां होगी बताओ? सरफेस से बाहर की तरफ। इसे हम ले लेते हैं, चाहे आर ले लो चाहे एन ले लो, आपकी मर्जी है। और इसका जो वेट होगा वो हमेशा कहां लगेगा बताओ? नीचे की तरफ। कितना? mg होगा। सही है। अब इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से बताओ बच्चों? एक होगा इस डायरेक्शन में और एक होगा हमारा इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक होगा इस डायरेक्शन। ये थीटा एंगल है, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये कितना? 90। तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा। यानी कि इस mg की वजह से यहां कितना आ गया हमारा? mg cos थीटा, और यहां क्या आ गया हमारा? mg sin थीटा। समझ गए इस चीज को? बोलो हाँ या ना। अब अगर फ्रिक्शन कंसीडर करोगे तो नीचे की तरफ mg sin थीटा लगेगा, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, बट अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो इसीलिए हमारी ये कहानी आ गई। ऐसे ही ये हमारे पास पुली सिस्टम होता है। जब भी कोई पुली सिस्टम हो तो उसे कैसे सॉल्व करोगे? तो हमेशा m1 पर भैया ग्रेविटी खींचेगी। अभी तो बताया कि उस पर वेट लगना ही है, और जो वेट लगेगा वो किसके बराबर होगा? m1 इंटू जी के बराबर होगा। इस m2 पर भी वेट लगेगा, कितना होगा हमारा बताओ बच्चों? m2 इंटू जी के बराबर होगा। मान लो ये जो बॉडी है ये इस तरफ को चल रही है, यानी कि पूरा सिस्टम है वो इधर को जा रहा है। इधर जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन यहां कहां होगा? नीचे की तरफ। तो यहां क्या होगा? एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। आपको ये भी पता होगा ये एक स्ट्रिंग है, याद रखना स्ट्रिंग मासलेस कंसीडर करते हैं हम लोग। स्ट्रिंग क्या होती है हमारी? मासलेस होगी। क्या होगी? मासलेस होगी। और पुली जो होगी, पुली ये हमारी फ्रिक्शनलेस होगी। क्या होगी? फ्रिक्शनलेस होगी। ठीक है, उस केस में इस दोनों स्ट्रिंग्स पे जो टेंशन लगेगा वो कितना आएगा? टी आएगा। समझ गए इस चीज को? कितना टेंशन आएगा? टी के बराबर आएगा। ओके बच्चों, समझ गए? यानी कि अगर हम बात करें इस m1 बॉडी की, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? m1 बॉडी की। m1 बॉडी का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये m1 हो गया हमारा। इस m1 पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कितना बताओ? m1g। कितना लग रहा है हमारा? m1g। ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, किसके बराबर है बताओ बच्चों? वो t के बराबर है। किसके बराबर है? t। और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इस पे फोर्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? m1 इंटू a। ऐसे होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ऐसे m2g वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। अगर हम m2g वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो बताओ बच्चों, m2g पर जो वेट होगा वो कहां लगेगा हमें? नीचे। कितना? m2g। टेंशन कहां है इसमें बताओ बच्चों? ऊपर की तरफ। अभी तो देखा टेंशन कहां है? ऊपर की तरफ, बट जो रिएक्शन मतलब एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ है, यानी कि m2 इंटू a कहां है? ऊपर की तरफ। अब अगर आपको सॉल्व करना हुआ तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? क्वेश्चन आ गया मान लो सॉल्व करने के लिए, तो आपको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे की तरफ जाने का मतलब होता है कि जो नेट फोर्स होगा वो हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है, और नेट फोर्स नीचे की तरफ है कितना हमारा? m1g लग रहा है नीचे, t लग रहा है ऊपर। किसके बराबर? m1 इंटू a, इक्वेशन नंबर 1। m2 की बात करें तो ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब t ज्यादा होगा, m2g कम होगा, इक्वल्स टू m2 टाइम्स a हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, t भी मिलेगा और a भी मिलेगा। समझ गए? तो किसी भी सिस्टम को इसमें क्या करेगा बताओ? इसमें हमारा अगर मैं बात करूं एक फ्रिक्शन फोर्स ले लें ऊपर, मान लो F फोर्स ले लें, तो जो n होगा नॉर्मल रिएक्शन वो किसे बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को। और जो f है वो किसे बैलेंस कर रहा है? mg sin थीटा को। समझ गए? ऐसे ही इस है, यानी कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं किसी बॉडी पर, उस पर सारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दो, उसे हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। चाहे नॉर्मल रिएक्शन हो गया, चाहे एक्सेलरेशन हो गया, चाहे वेट हो गया, जो भी हो गया, सारे फोर्सेस बना दो, उसे हम फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। समझ गए? तो ये दो फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से आपको ये क्या था, इंक्लाइंड प्लेन वाला केस समझाया,
दूसरा पुली वाला समझाया। ऐसे ही बहुत सारे और भी केस बन सकते हैं। जैसे ये देखो, अगर इसमें देखा जाए बच्चों, तो मैं अब इसी में डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। देखो भाई, ये 3 kg था, तो इस 3 kg की बजाय पे 3g कहां लगेगा, नीचे। उसके बाद इस 7 kg का वेट कहां लगेगा बताओ, नीचे। ये मत करना कि 7 kg का इधर लगेगा, 7g कहां लगेगा, इधर। और इसकी बॉडी पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो भी तो होगा, किधर होगा बताओ नॉर्मल रिएक्शन हमारा, एन ऊपर। आपको पता है ये 10 नीचे खींचेगा तो टेंशन कहां आएगा इसमें, ऊपर की तरफ। इधर क्या आएगा, टेंशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये बॉडी जाएगी बच्चों नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन कहां लगा, नीचे की तरफ। अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो ये पूरा कहां स्लाइड होगा, इस डायरेक्शन में। अब जरा लगाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। बताओ इसमें 3g ज्यादा हुआ है t, आप खुद बताओ 3g ज्यादा हुआ है t, अगर नीचे जा रहा है तो 3g ज्यादा होगा, माइनस t इक्वल्स टू 3 टाइम्स a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें बेटा पीछे की तरफ अगर फ्रिक्शन दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हम 0 मानेंगे। यानी कि जो टेंशन लग रहा है T, और वही किसके बराबर होगा, ma के बराबर होगा। यानी कि T इक्वल्स टू कितना, 7 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे और आपके पास आंसर निकल कर आ जाए। फ्रिक्शन लेस माना है तब, अगर फ्रिक्शन होगा तो कैसे होगा अभी आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मान लो एक हमारे पास ट्राइंगुलर बेज है जिसके ऊपर पुली लगी हुई है, m2 मास इधर है, m1 मास इधर है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब m2 मास नीचे जा रहा है, m1 मास ऊपर जा रहा है, तो हम कैसे बनाएंगे रिएक्शन। तो अभी देखा, इस m1 और m1 का पहले बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस m1 पे नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगी, ऊपर r1, बॉडी ऊपर की तरफ, टेंशन लग गई, नीचे की तरफ क्या होगा हमारा। अब देखो इस m1 से, ध्यान से समझना इस चीज को, हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हमने बना लिया, ये रहा हमारे पास, क्या हो गया बताओ, ये हमारा होगा m1 इंटू जी। इस m1g के 2 कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा और एक हमारा बच्चों इस डायरेक्शन में होगा, पता ही होगा आपको। इधर होगा हमारा ये अल्फा एंगल, तो ये अल्फा, यानी कि कितना, m1g कॉस अल्फा, और इधर क्या होगा हमारा, m1g साइन अल्फा। और अभी आपने देखा यही बना है, t उधर बना हुआ है, m1g साइन अल्फा इधर बना हुआ है, m1g कॉस अल्फा इधर बना हुआ है, r1 उधर बना हुआ है। इसमें भी आप इक्वेशन लगा सकते हो। ऐसे इसके लिए देखो, m2 कहां होगा बेटा, m2g नीचे, तो m2g कॉस बीटा इधर, साइन बीटा इधर, नॉर्मल रिएक्शन R2 ऊपर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फिगर की फ्री बॉडी डायग्राम को बना सकते हैं। और अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो आप उसके बाद इक्वेशंस लगाओ और सॉल्व करके लाओ। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट हो जाता है। बस हाँ, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आने चाहिए। नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनती है, एंगल कैसे लेते हैं, उसमें वेट किधर लगता है, उसके कंपोनेंट कैसे होते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नहीं पता, पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप मोशन इन अ प्लेन की वीडियो को जरूर कंप्लीट कर लो। यहीं पे कहीं पे आई बटन पे क्लिक हो रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कर दिए और वहां पर आपको मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम सारे क्लियर हो गए। अब बढ़ते एक और, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज भी एक टॉपिक होता है। जैसे एक हमारे पास बॉडी है 10 kg की, उसके और 5 kg के बीच में एक रोप है, 5 kg और 3 kg के बीच में एक रोप है, और 3 kg और 2 kg के बीच में भी एक रोप है। एक बात ध्यान रखना, जो रोप है, जो स्ट्रिंग है, उनके मासेस को हम नेग्लिजिबल मानते हैं और उसमें कोई भी एक्सटेंशन कंसीडर नहीं करते हैं, एक्सटेंशन कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमने यहां से फोर्स लगाया F1। ये जो फोर्स है बच्चों वो कितना है हमारा, F1। ये जो फोर्स है हमारा वो है हमारा F1। कितना फोर्स है हमारा, F1। कितना फोर्स मान लिया हमने, F1। अब इस F1 फोर्स के बाद आप फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये 10 kg का मास ले लिया हमने, इधर कितना लग रहा है बताओ, F1, और इधर कितना लगा हमने, T1। याद रखना जो स्ट्रिंग होती है, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है। एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग T1 टेंशन इधर से क्रिएट हुआ तो T1 इधर लगेगा, ऐसी T2 टेंशन इधर क्रिएट हुआ, T2 इधर लगेगा, ऐसी T3 इधर क्रिएट हुआ, T3 इधर लगेगा। अब F1 T1 अब जाएगा तो इसी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कितना होगा, A, यानी कि कह सकते हैं F1 ज्यादा होगा, यानी कि F1 माइनस T1 इक्वल्स टू कितना टाइम्स, 10 टाइम्स A, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ऐसे अगर मैं बात करूं 5 kg वाले के लिए, तो 5 kg वाले के लिए बताओ कितना होगा जल्दी से। यहां पे कितना टेंशन है, T1, यहां कितना है बताओ, T2, और इधर कितना है
ए इसी डायरेक्शन में होगा, यानी कह सकते हैं T1 माइनस T2 इक्वल टू 5 टाइम्स ए। इसके लिए डायरेक्टली लिख दें, डायरेक्टली कितना होगा T2 माइनस T3 इक्वल टू 3 टाइम्स ए। अगर इसके लिए बात करें हम लोग तो T3 इक्वल टू 2 टाइम्स ए। मतलब हम कह सकते हैं बच्चों एक्सेलरेशन बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, T1 T2 T3 बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको बहुत बेसिक हैं, आपको पता होंगे, नहीं है तो फटाफट से रिवाइज कर लो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्लॉक्स कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग। इसके बाद जो कंसेप्ट है वो है हमारा एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। कोई लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर कोई भी बॉडी का वेट कितना होगा। आपको पता है कभी भी कोई भी बॉडी है उसको वेइंग मशीन पर जब रखते हैं तो वेइंग मशीन पर कभी भी वेट नहीं आता, उस पर नॉर्मल रिएक्शन मेजर होती है। अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा तो वेट चेंज होगा। मान लो पहले केस में ये जो ऑब्जर्वर है भाई साहब, इन्होंने एम मास की किसी बॉडी को एक वेइंग स्केल पे रखा हुआ है और ये जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो भाई ये गलत डायग्राम बना दिया है भाई साहब, ये जो है ये ए नीचे की तरफ नहीं है, एक मिनट, ये जो ए है वो हमारा नीचे की तरफ नहीं है, ये ए कहां है, ये हमारा ऊपर की तरफ है, यानी कि यहां बना लेते हैं हम लोग ए ऊपर की तरफ है। और दूसरे वाले केस में जो ए है वो कहां है, नीचे की तरफ है। जो दूसरे वाला केस है उसमें ए कहां है हमारा, बताओ, नीचे की तरफ है। ए कहां है हमारा, नीचे की तरफ है, सही है, यानी कि नीचे की तरफ हमारा एक्सेलरेशन। अब आपको पता ही है कोई भी बॉडी है उसका mg कंपोनेंट तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा ही लगेगा लिफ्ट के केस में, और नॉर्मल डायरेक्शन लगेगी ऊपर। अब इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो भाई, mg लगा नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन लगी ऊपर और एक्सेलरेशन भी कहां है, ऊपर। तो अभी हमने बताया था n ज्यादा होगा, यानी कि n माइनस mg इक्वल्स टू ma। तो नॉर्मल डायरेक्शन कितनी होगी बताओ, mg प्लस ma। मतलब n किसके बराबर हुआ, mg प्लस a। मतलब जो एपरेंट वेट होगा, एपरेंट वेट होगा उस केस में वो एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। क्या होगा, एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। यहीं पे अगर कोई बॉडी नीचे जा रही है, लिफ्ट फ्रेम में नीचे जा रही है, तो भाई एक्सेलरेशन कहां हुआ, नीचे, नॉर्मल डायरेक्शन कहां है, ऊपर, वेट कहां है, नीचे, तो mg ज्यादा होगा, n क्या होगा, कम होगा, और इक्वल्स टू कितना, ma, यानी कि n इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट g माइनस a। तो उस केस में आपको दिख रहा है एपरेंट वेट जो है वो क्या हो गया, कम हो गया, इज लेस देन एक्चुअल वेट, इज लेस देन एक्चुअल वेट। अब फ्री फॉल होगा तो क्या होगा, a के बराबर g हो जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, वो सारे के सारे कंडीशन हमारे यहीं फुलफिल हो जाते हैं। बस ये दो मेन कंसेप्ट हैं, कोई भी लिफ्ट ऊपर जाती है ए एक्सेलरेशन से तो वेट बढ़ता है, और अगर कोई भी लिफ्ट हमारी नीचे जाती है तो वेट घट जाता है। तो अगर कोई भी पर्सन हो जो आपके कांटेक्ट में हो और उसे वेट लॉस करने में दिक्कत आ रही हो, वेट गेन करने में दिक्कत आ रही हो, तो गौरव सर का ये वीडियो से सजेस्ट कर देना कि सर ने कहा है लिफ्ट में जाओ वेट बढ़ जाएगा, जब ऊपर जाओगे, जब नीचे आओगे तो वेट कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप बता देना इसको, मजा आया। ये था हमारा एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन अ लिफ्ट। नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम करा रहे हैं। ये मंकी प्रॉब्लम, ठीक है, ये बंदर है बेचारा, ये एक रोप पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, जिसका मास कितना है 20 kg, और इस रोप पे मैक्सिमम टेंशन जो है होल्ड कर सकता है वो किसके बराबर है बताओ, 25 kg। उससे ज्यादा अगर टेंशन हो गया तो रोप टूट जाएगी, यानी कि इसमें जो टेंशन मैक्सिमम हो सकती है वो होगी mg के बराबर, m कितना है 25, g कितना है 10, यानी कि 250 न्यूटन हमारा हो सकता है। टी मैक्स कितना हो सकता है 250 न्यूटन। अब ये कितने एक्सेलरेशन से चढ़े कि उस केस में रोप ब्रेक ना हो, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बहुत आसान है। अब इसमें अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो टी मैक्स कहां लग रहा है, ऊपर, mg कहां लग रहा है, नीचे, और ये बंदर जा कहां रहा है, ऊपर, यानी कि टी मैक्स ज्यादा होगा, mg नीचे होगा, ma, यानी कि टी मैक्स माइनस mg इक्वल्स टू ma। टी मैक्स कितना है 250, बंदर का मास कितना है 20 kg, यानी कि m इंटू जी 200, आंसर कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये एक मंकी वाला प्रॉब्लम है जिसमें हम लोगों ने टी मैक्स की हेल्प से एक्सेलरेशन ऑफ द मंकी निकाला। डन। नेक्स्ट टॉपिक, ये था पूरा लॉज ऑफ मोशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। इसके सेकेंड पोर्शन में अब आ जाता है फ्रिक्शन।
फ्रिक्शन एक नेसेसरी एविल है, जरूरी भी है और बुराई भी है। ये भी बहुत अच्छी चीज है। क्या फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम नहीं चल पाएंगे, और फ्रिक्शन है इसी वजह से बहुत सारी एनर्जी उस हीट को ओवरकम करने में यूज हो जाती है। फ्रिक्शन की वजह से बियर एंड टियर बहुत होता है, तो नेसेसरी भी है और बुराई भी है। ठीक है, होता क्या है फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन हमेशा एक कांटेक्ट फोर्स है। क्या है बताओ? एक कांटेक्ट फोर्स है। दो बॉडी जब आपस में फिजिकल कांटेक्ट में होंगी तभी हमारा फ्रिक्शन लगेगा। ये हमेशा टेंडेंसी ऑफ मोशन या फिर रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये मत सोचना कि हमेशा क्या हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन को भी अपोज करेगा या फिर रिलेटिव मोशन को भी अपोज करेगा। मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज अपोजिंग फोर्स। ये होता क्या है, जैसे दो बॉडीज हैं, इन दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखा गया, तो कांटेक्ट में रखोगे तो मॉलिक्यूलर लेवल पर ये रफ होंगे। इन दोनों के सरफेस के बीच में कुछ ग्रुप्स होंगे, इरेगुलरिटीज होंगे, और जब इन पे मूवमेंट होगा तो इन इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन होगा। कोई दो बॉडीज बहुत टाइम तक कांटेक्ट में अगर आ गई तो उन दोनों के बीच में कुछ मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाते हैं, वो बॉन्ड भी फ्रिक्शन का काम करते हैं। समझ गए इस चीज को? तो ये होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। आप कुछ कहेंगे कि सर तीन तरह का होता है, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। सबर करो, आएगा, वो भी आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन नाम से क्लियर हो रहा होगा, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फ्रिक्शन हमेशा ही नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना, फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू एस एन के बराबर होता है। ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे अगर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी 1 हो जाएगा, 2 लगाया 2 हो जाएगा। अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ये सेल्फ अपने आप में एडजस्ट करता रहता है। उसके बाद ये टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है, ये टेंडेंसी ऑफ मोशन को अपोज करता है, क्योंकि रिलेटिव मोशन तो हो ही नहीं रहा है, यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा मत सोचना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, नहीं, टेंडेंसी ऑफ मोशन को भी अपोज करता है, मतलब चेंज को भी अपोज करता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो इन दोनों बॉडीज के बीच में कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन है। हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 1। 2 लगाया कितना हो गया? 2। 3 4 5 बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, 10 तक पहुंच गया। अगर हमने 10 से 0.0001 न्यूटन भी बढ़ा दिया, अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम और अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, उसमें लगेगा हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए? तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसको FL से भी लिखते हैं, उसको FS मैक्स से भी लिखते हैं, जो कि इसके बराबर होती है म्यू एल एन के बराबर होती है। ठीक है, समझ गए? ऐसे ही आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मतलब जब भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो उस केस में हमारे फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ गए? काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है जिसमें F के आ जाएगा, किसके बराबर? म्यू के इंटू एन के बराबर हो जाएगा। ये कोई सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं होता, ये एक कांस्टेंट फोर्स होता है। कांस्टेंट फोर्स होता है जो कि रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। ये तभी लगेगा जब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू से ज्यादा होगी। समझ गए इस चीज को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने फ्रिक्शन को दो तरह से कैटेगराइज किया, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह का होता है, ये भी ध्यान रखना। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज रोलिंग फ्रिक्शन, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे रोल कर रही होती है, और दूसरा होता है हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइड कर रही होती है। समझ गए? रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसमें जो म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो क्या है? म्यू जो है ये पेयर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ये किसी मटेरियल का नहीं होता है। जैसे स्टील और वुड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू1, और स्टील और रबर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू2। और ये कांस्टेंट जो मटेरियल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। अगर स्टील की बॉडी को हमने ऐसे रख दिया तो आप देख रहे हो कांटेक्ट एरिया हमारा यहां से लेके यहां तक हो गया। स्टील को ऐसे रखा तो कांटेक्ट एरिया कम है, बट दोनों केसेस में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू1। इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया। ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये रफनेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद इस केस में वेलोसिटी कितनी है? v। इस केस में कितनी है हमारी? v। यानी कि स्टील के केस में
इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव स्पीड, समझ गए, यानी ये रिलेटिव स्पीड पे भी डिपेंड नहीं करता है। v इधर जा रहा है, u से इधर जा रहा है, क्या मतलब हुआ कि इस बार वेज इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड किस चीज पे करता है, ये रफनेस पे डिपेंड करता है, मटेरियल्स के बीच की, मतलब ये प्रॉपर्टी जो मटेरियल के पेयर के बारे में बात हो रही होती है। यहां तक हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें दो तरह के थे, एक था Fs और एक था Fk। इस केस में आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है जब हमारा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू क्या हो, एक्सटर्नल फोर्स हमारा कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो उस केस में बॉडी रुकी हुई होगी, तो उस केस में जो फ्रिक्शन लगेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट क्या होंगे, ग्रूव बन जाएंगे, इरेगुलरिटीज होंगी, बॉन्ड बन जाएंगे। बट यहीं पर अगर एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो गई तो उस केस में हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन और ये ग्रूव्स टूट जाते हैं। यानी कि एफएस मैक्स की वैल्यू अगर एफ के से बड़ी है, ऑब्वियस सी बात बड़ी होगी, काइनेटिक वैल्यू होती है। एफएस मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा होता है। अब इनके बीच में ग्राफ देखा जाए, आपने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ही अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जैसे जैसे एफ बढ़ेगा वैसे वैसे एफएस बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है। उसके बाद जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो हमेशा कम होता है, यानी कि वो क्या आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये ग्राफ हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्राफ एक हमारा इंपॉर्टेंट कर्व आ जाता है, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी किसकी, फ्रिक्शन और उसके ग्राफ, समझ गए। अब जब भी हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे तो कैसे करोगे। पहले केस में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन उसका कितना होगा बताओ, 0 होगा। उस केस में रुका हुआ ऑब्जेक्ट मतलब जितना हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे वही हमारा किसके बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। यानी कि एफ एक्सटर्नल की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि उस केस में एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन के जस्ट इक्वल है, तब भी एक्सेलरेशन 0 होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं, ए की वैल्यू 0 होगी। और एफ एल आपको पता है म्यू एस इंटू एन के बराबर होता है। एन ए मतलब एक नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे एन ए से रिप्रेजेंट की गई इसीलिए एन ए आ गया। अगर यही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, वहां पर हमारे पास एफ एक्सटर्नल की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगी, और अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो उस केस में बॉडी मूव करेगी और फ्रिक्शन फोर्स होगा काइनेटिक, यानी कि नेट फोर्स लगेगा एफ एक्सटर्नल लग रहा है, इधर लग रहा है और एफ के इधर लग रहा है, यानी कि म्यू के जो हमारे पास ए है वो किसके बराबर, देखो नेट फोर्स कितना हो गया बताओ, एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। तो भाई एम इधर लेके आ जाओ, यानी कि एक्सेलरेशन इतना होता है और एफ के की वैल्यू इतनी होती है। तो ये 3 केसेस होंगे जिन केसेस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारे बनेंगे, ठीक है बच्चों, समझ गए इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है एंगल ऑफ रीपोज। बहुत बेसिक सा एंगल है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमारा प्लेन ऐसे रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट के प्लेन को हम धीरे धीरे लिफ्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल बढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आएगा, आपको पता होगा, एक टाइम ऐसा आएगा ये बॉडी नीचे की तरफ को स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो वो मिनिमम एंगल जिस एंगल को, जो एंगल कितना, वो मिनिमम एंगल जिस एंगल पर बॉडी नीचे की तरफ को स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है उसे हम एंगल ऑफ रीपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, एंगल ऑफ रीपोज बोलते हैं। मान लो एंगल ऑफ रीपोज तुम्हें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करोगे, ये बॉडी थी हमारी, इस पर नॉर्मलाइजेशन कहां लग रही है, ऊपर की तरफ, और आपको पता है mg कहां लगेगा, नीचे। अगर ये एंगल थीटा है तो mg cos लगेगा इधर, mg फाइन लगेगा इधर, कंपोनेंट में तोड़ लिया, ये एंगल कितना होगा फिर, थीटा, सही है, ये एंगल भी कितना है, थीटा। अगर ये नीचे की तरफ को स्लाइड कर रही है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, यानी कि एफ एल किसको बैलेंस करेगा, mg फाइन थीटा को, और mg cos किससे बैलेंस होगा, na से। दोनों को सॉल्व करोगे तो म्यू एस जो आएगा वो tan थीटा के बराबर होगा, समझ गए। तो एंगल ऑफ रीपोज इज द मिनिमम एंगल अप टू विच अगर कोई प्लेन को इंक्लाइन कर दिया जाए तो बॉडी सेल्फ वेट की वजह से स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है। वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसीलिए उसे एफएल बोला गया। ऐसे एक दूसरा एंगल होता है जिसे हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन बनाता है, समझ लेना। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन, समझ गए। यानी कि पहले नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच का
रिजल्टेंट निकालो और उसके बाद उस एंगल से रिप्रेजेंट कर दो। समझ गए? ये अल्फा है। अगर इसको भी आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो उस केस में हमेशा ये किसके बराबर आएगा? टेन अल्फा। देखो बेटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन एन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल में बनाऊं तो बेटा ये एफ एस है, तो ये भी कितना होगा यहां से लेके यहां तक बताओ? एफ एस, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू एफ एस अपॉन एन। एफ एस किसके बराबर? म्यू एस अपॉन एन, यानी कि म्यू एस किसके बराबर? टेन अल्फा के बराबर। अब वो टेन थीटा था, वो एंगल ऑफ रिपोज था, अल्फा जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। समझ गए इस कहानी को? तो ये था एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमारा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो टॉपिक आ जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमता है तो आपको पता है उसे घुमाने के लिए, उसके इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को रोकने के लिए एक फोर्स चाहिए होगा जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। यानी कि ये बात दिमाग में बिठा लो, जहां सर्कुलर मोशन है, जहां कर्व में मोशन है, तो एक टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगेगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक टुवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेशन आएगा, उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसकी वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होती है। अगर हमारे पास एक्सेलरेशन मिल गया तो एफ किसके बराबर होता है बताओ बच्चों? एम ए के बराबर होता है, यानी कि एफ इक्वल्स टू एम इंटू ए की जगह बी स्क्वायर अपॉन आर। समझ गए? पता ही है हमें, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है। समझ गए? अब ये कहां कहां लगता है वो भी समझ लो। जैसे ये हमारे पास एक कर्व्ड रोड थी और ये कार उस पर टर्न ले रही है। अब कार अगर टर्न हो रही है तो आपको पता है इस कार को टर्न कराने के लिए टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स चाहिए, और वो टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स मिलता है वो बिटवीन द फ्रिक्शन और बिटवीन दी वो फ्रिक्शन बिटवीन दी रोड एंड कार के बीच में मिलता है। ठीक है? इसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे ही कोई एक स्टोन है, इसको स्ट्रिंग में बांधा और घुमा रहे हैं ऐसे करके, तो उस केस में भी तो भैया वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो एक टेंशन लगेगी उस स्ट्रिंग के अंदर। वो टेंशन किसके बराबर होती है? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब कहोगे सर ये कहां से आ रहा है? तो याद रखना जो v होता है वो r टाइम्स ओमेगा होता है। तो अगर b की जगह r टाइम्स ओमेगा पुट कर दोगे, ये r कैपिटल है यहां पे लिया हुआ, तो कैपिटल ले लो, r टाइम्स ओमेगा हो जाएगा, ये हो जाएगा एम स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे ही कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहा है तो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा किसके बराबर? एम बी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। तो जहां भी सर्कुलर मोशन होगा उस केस में टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगता है जो कि उसके मोशन को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसकी वैल्यू एम बी स्क्वायर अपॉन आर होती है, उसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन आता है जिसका काम डायरेक्शन को चेंज करना होता है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया। वो क्या है कि एक पर्सन था, वो पर्सन 2 kg के एक ऑब्जेक्ट को 0.5 मीटर की रेडियस में घुमा रहा है। तो हमें क्या बताना है? when the maximum angular velocity, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग ना टूटे, ब्रेकिंग टेंशन कितनी है? 900। मतलब t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 900 न्यूटन। t कितना है? 900 न्यूटन। और हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट की तो हमारे पास ओमेगा कितना आया? 30 रेडियन पर सेकेंड। समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसे ही इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए कभी कभी आप एक देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये एक स्यूडो फोर्स होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। ये एक स्यूडो फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में लग रहा है। सेंट्रीपिटल कहां लगता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल कहां लगेगा? बाहर की तरफ। समझ गए? ये एक फिक्शियस फोर्स है या फिर स्यूडो फोर्स है। इसकी वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होती है बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसीलिए हम माइनस लगा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम कंसीडर करेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। आप दिमाग में बिठा लो, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है। टुवर्ड्स द सेंटर तो सेंट्रीपिटल, बाहर की तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल। तो दोनों के हिसाब को पता होने चाहिए। समझ गए इस चीज को? तो ये कहानी है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है? जैसे पहली चीज है हमारी सर्कुलर मोशन में कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि कार स्किड ना करे। ठीक है? और ये प्लेन रोड है, एंगल पे टिल्ट नहीं किया गया। अब ये एक कार थी, जो कार हमारी सर्कुलर मोशन में
घूम रही है, जिसकी रेडियस है बच्चों r, और आपको पता है इसको घुमाने के लिए टुवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगेगा, किसके बराबर होगा, mv²/r। ये mv²/r आएगा कहां से, अभी हमने देखा था उस एग्जांपल में, ये आएगा बिटवीन फ्रिक्शन बिटवीन दी टायर्स एंड दी रोड, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो किसके बराबर होगी, म्यू टाइम्स एन, और एन किसके बराबर होता है, नॉर्मल रिलेशन mg के बराबर होता है, यानी कि म्यू टाइम्स mg इज इक्वल्स टू mv²/r। अगर ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इस mv²/r से ज्यादा है तभी ये घूम पाएगी, अगर फ्रिक्शन कम हो गया और सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा हो गया तो नहीं घूम पाएगी, यानी कि वो स्किड कर जाएगी। इसीलिए mv²/r इज लेस देन और इक्वल्स टू fl दे दिया, fl की वैल्यू पुट कर दी, m से m कट गया तो v की लिमिट आ गई √μrg, यानी कि इससे दो कंडीशन निकल के आ रही है, पहला v की वैल्यू या तो μrg होनी चाहिए अंडर रूट में, या फिर v की वैल्यू √μrg से कम होनी चाहिए, यानी कि कोई भी कार स्किड ना करे उसकी सेफ लिमिट होती है √μrg। अगर इतनी वेलोसिटी से ये मूव करेगी तो उस केस में स्किड नहीं करेगी, अगर इससे ज्यादा स्पीड में करी तो स्किड कर जाएगी। आप हाईवे वगैरह पे जाओ तो जहां भी टर्न होता है वहां पे उससे कुछ देर पहले स्पीड लिमिट लिखी होती है, वो स्पीड लिमिट बताती है कि इस स्पीड से आप जाओगे तो बिना किसी स्किडिंग के आसानी से पास कर जाओगे, अदरवाइज कार के टायर्स स्किड कर सकते हैं। समझ गए, ये होती है हमारी, समझ गए कहानी। तो ये होता है हार्डवेयर। अब इसी चीज को बट बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं कि भाई फ्रिक्शन बिटवीन दी रोड एंड कार के टायर ज्यादा नहीं हो पाता है, वहां पे क्या करते हैं, तो वो भी कहानी आएगी, हम रोड को एक साइड से टिल्ट कर देते हैं, अभी हम पढ़ेंगे उस चीज को। बट अगर टिल्ट नहीं है, प्लेन रोड है, तो उस केस में हमारी v की जो सेफ लिमिट होती है वो √μrg के बराबर होती है। अगर ये v की वैल्यू बढ़ी तो कार स्किड कर जाएगी, और v की वैल्यू स्किड ना करे, इसके लिए हमारी कार स्किड ना करे उसके लिए हमें इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसके बाद, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आपने नोटिस किया होगा इस चीज को, जब भी कोई साइक्लिस्ट चल रहा है, सीधे सीधे चल रहा है, अगर इसको घूमना है, टर्न लेना है, टर्न लेने के लिए क्या करेगा, वो अंदर की तरफ को अपने आप को झुका लेता है। मस्त ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे ऐसे चल रहे थे, ठीक है। जैसे ही मोड़ना हुआ तो तुरंत इसको एक तरफ को मोड़ना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। तो बात ये आती कितने एंगल से टर्न करें कि वो हमारा कोई भी पर्सन आसानी से टर्न कर जाए विदाउट स्किडिंग, ठीक है, विदाउट स्किडिंग। तो हमने मान लिया ये जो पर्सन थे, ये महानुभाव थे, ये सज्जन थे, ये सज्जन कितने एंगल से टर्न कर गए, थीटा से। अब इनका जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो पता ही है आपको, यानी कि एन लग रहा है ऊपर, थीटा एंगल है तो एन कॉस थीटा इधर, एन साइन थीटा इधर, यानी कि एन कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा और n साइन थीटा घुमाएगा, मतलब mv²/r। दोनों को डिवाइड करा तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, v²/rg के बराबर आ गया। समझ गए इस चीज को। अगर यहीं पे फ्रिक्शन भी कंसीडर कर लिया जाए तो ऐसा मान लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन दोनों मिला के r ले लिया तो कोई चेंज नहीं होगा, सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। यहां से अगर हम बात करें v की, तो v आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो b² = rg इंटू tan थीटा, तो भैया v जो आया वो कितना आया, √rg tan थीटा। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट जब तक कोई भी साइक्लिस्ट क्या होगा, टर्न कर पाएगा, उससे ज्यादा पे टर्न नहीं कर पाएगा। ये था बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। इसमें फ्रिक्शन हमने कंसीडर नहीं किया है, इसमें हमने कंसीडर कर लिया, r की वैल्यू लगा दी, ठीक है। ऐसी अगर कोई कार है, अगर वो कार हमने देखा था कि अगर टर्न ज्यादा ले रही है, उतना फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो हम इस जो रोड होता है उसको एक साइड से उठा देते हैं। अगर रोड को हम एक साइड से उठा देंगे तो क्या होगा, फिर देखो भाई नॉर्मल डायरेक्शन तो हमेशा सरफेस पे लगती है, परपेंडिकुलर, इधर लगा दी हमने, ठीक है। बात को समझ रहे हो ना। अगर फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं है किसी भी व्हीकल को टर्न कराने के लिए किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर, तो उस केस में रोड की एक साइड को ऊपर उठा दिया जाता है। अब बात यह आती है कि कितनी सेफ लिमिट है, कितने एंगल से कितनी साइड को उठाया जाए, उसे कैलकुलेट कैसे करोगे। उसके लिए हमने क्या किया भाई, इस कार का नॉर्मल डायरेक्शन लगेगा n ऊपर की तरफ,
mg कहां लगेगा, नीचे। अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। इस n के दो कंपोनेंट n cos थीटा n sin थीटा। n sin थीटा का काम होगा इसको घुमाना, यानी कितना mv²/r, और n cos थीटा इसका वेट बैलेंस करेगा किसके, mg के बराबर। यहां से भी tan थीटा किसके बराबर आया, v²/rg। मतलब विदाउट फ्रिक्शन की बात करें तो v किसके बराबर हुआ, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड इज √rg tan थीटा। ओके, यानी कि कभी भी कोई भी कार अगर इस वेलोसिटी से ज्यादा की वेलोसिटी से गई तो कार बाहर की तरफ को स्किड कर जाएगी, अगर इससे कम पे गई तो कार स्किड नहीं करेगी, टर्न हो जाएगा। बट हमेशा इसमें हमने कितना माना हुआ, इसमें हमने माना हुआ है कि भाई कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। बट अगर फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, तो उस केस में देख रहे हो कितने बढ़िया कार बनाई है, इसमें हमने फ्रिक्शन ले लिया। अब ये कार टर्न कर रही है, अब ऐसे आ रही है टुवर्ड्स दी, यानी कि अंदर की तरफ को टर्न कर रही है। इसकी नॉर्मल डायरेक्शन बताओ सरफेस के परपेंडिकुलर, mg कहां लगेगा, नीचे। अब इस n के दो कंपोनेंट, एक n cos थीटा एक n sin थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, यानी कि अब इस पे फ्रिक्शन भी कंसीडर कर रहे हैं हम। तो भाई अगर ये कार, आप देख रहे हो ये कार कहां को जा रही है, अंदर की तरफ को टर्न कर रही है, अंदर की तरफ को टर्न कर रही है, तो स्किड कहां होगी, बाहर की तरफ। स्किड अगर बाहर की तरफ होगी तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, अंदर की तरफ। फ्रिक्शन फोर्स लगा अंदर की तरफ, उसके दो कंपोनेंट, एक f cos थीटा उधर, f sin थीटा इधर, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास दो फोर्स लग रहे हैं, एक n sin थीटा एक f cos थीटा। इन दोनों का काम होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना घुमाने के लिए, किसके बराबर, mv²/r। और जो ऊपर था n cos थीटा वो किसे बैलेंस करेगा, हमारा mg को। और नीचे कितना लग रहा है, n cos थीटा ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, और f sin थीटा नीचे लग रहा है, यानी कि n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg। आप खुद देखो इस पॉइंट पर ऊपर लग रहा है n cos थीटा, नीचे लग रहा है mg, और एक क्या लग रहा है बताओ, f sin थीटा, यही तो है। यानी कि बच्चों n cos थीटा माइनस, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास v की वैल्यू निकल कर आई √rg tan थीटा प्लस v। अब कहोगे फिर ये कहां से आई, तो इस पूरी इक्वेशन से ऐसा करो, cos थीटा आप कॉमन ले लो, जब cos से कॉमन लोगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा, ये म्यू बन जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है मैक्सिमम स्पीड की। बट यहीं पे अगर कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए, कम से कम स्पीड हो कि स्किड ना करे, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स तो बाहर लगेगा, जाके उसको फिर बाहर लगेगा क्योंकि स्किड ना करे, इसीलिए अब बाहर की तरफ लगेगा तो कुछ चेंज नहीं करना है, बस इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, उसके दो कंपोनेंट f sin थीटा, मतलब अब f n sin थीटा इधर, f cos थीटा उधर, मतलब माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो मिनिमम वेलोसिटी क्या आएगी, √rg tan थीटा माइनस v। ये सारे के सारे केसेस को अगर समराइज किया जाए तो हमारे पास ये केस निकल के आए क्या, अगर हम बात करें किसी ओनली फ्रिक्शन कंसीडर किया जाए, थीटा की वैल्यू 0 प्लेन हो बिल्कुल, और कार हमें सर्कुलर टर्न पे घुमानी है, तो उस केस में वेलोसिटी √μrg के बराबर होती है। कितनी होती है, √μrg के बराबर होती है, समझ गए। ओके, म्यू मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, थीटा एंगल। अगर बैंकिंग ऑफ रोड है और म्यू नहीं है ना, हमने पहले कार को घुमाया था विदाउट फ्रिक्शन, तो विदाउट फ्रिक्शन में v किसके बराबर आई थी, √rg tan थीटा के बराबर आई थी, tan थीटा के बराबर आई थी। अगर दोनों चीजें हैं तो उस केस में दो वैल्यूज आई थी, एक थी √rg tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, और एक थी r, यानी कि जो सेफ लिमिट होती है कार को घुमाने के लिए, टर्न कराने के लिए, वो इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में होनी चाहिए, तो कार आसानी से टर्न कर जाएगी। समझ गए, तो ये कहानी थी हमारी किस चीज की, फ्रिक्शन की, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट की, और क्या बोलते हैं, कार के टर्न की। समझ गए कहानी, तो ये थी कहानी हमारी, भाई खत्म हो गया। वाह, 1 घंटे से बोल बोल के भाई गला दर्द कर गया है। अब आपकी पेन पेपर चलने चाहिए, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आपको भी मेहनत करनी है अपना रिजल्ट लाने के लिए। हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है, बट रिजल्ट आपको लाना है, मेहनत आपको करनी है। और आप देख रहे हो 1 घंटे सवा घंटे में पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें आपको क्या करना है, बस पढ़ना है। इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वेबसाइट पे जाओ www.physicsradar.com, उसमें फ्री रिसोर्स में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे।
ठीक है, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो नहीं समझ आया हो एक बार कमेंट में डाल दीजिएगा, उसको हम लोग दोबारा से आने वाली क्लासेस में जरूर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और वो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी कौन सी चैप्टर की बताओ बच्चों, लॉज ऑफ मोशन आज हो गया, नेक्स्ट क्लास में वर्क एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास।